नमस्कार दोस्तों, आईपीआर गुरु यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए, मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो ये देखा है, ज़्यादातर कैंडिडेट्स क्या करते हैं, उनको लगता है कि जो आईपी की जो लास्ट का हमारा जो पार्ट है, जैसे कि जो रिमेनिंग हमारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे इंपॉर्टेंट तो 5 हमारी है ही है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, डिज़ाइन है, आपका जियोग्राफिकल इंडिकेशन है। इसके बाद जो बचता है जैसे ट्रेड सीक्रेट हो गया, आपका ट्रेडिशनल नॉलेज होगा, और आपका ये बायोडाइवर्सिटी होगा, और पीपीवी एफआर हो गया, या फिर एसआईसीएलडी हो गया। ये मोस्टली कैंडिडेट्स जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो लोग ये चैप्टर्स इग्नोर करते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आपका ये ड्रीम है कि मुझे अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है, तो आपको इन चैप्टर्स को भी इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेक्चर नंबर 23, बायोडाइवर्सिटी एक्ट या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। तो बेसिकली आज की जो क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कोई एग्रीमेंट या कन्वेंशन हुआ है तो वो क्या है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट देखेंगे, और उसके साथ साथ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स कौन कौन से हुए हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। बायोडाइवर्सिटी एक्ट में हमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, ये बेसिकली हमारा क्लास 1 का हमारा ये वीडियो रहने वाला है। पार्ट 1 में हम इतना पोर्शन कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे पूरा आपके जो भी एक्ट के इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो आपका नेशनल लेवल पे बनता है, उसके बाद आपका स्टेट डाइवर्सिटी बोर्ड, बायोडाइवर्सिटी बोर्ड जो आपका स्टेट लेवल पे बनता है, और उसके बाद बीएमसी, ये हमारा लोकल लेवल पे बनती है। बीएमसी मतलब बायोलॉजिकल, आपका क्या बोलते हैं इसको, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़, ये आपका लोकल लेवल पे बनती है। तो ये सारी चीज़ें जो भी हमारा ये जो भी हमारे बोर्ड वगैरह हैं, अथॉरिटी वगैरह हैं, ये हम लास्ट क्लास में, इसके बाद वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सबसे पहली चीज़ ये समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये जो शब्द है इसकी डेफिनेशन बायोडाइवर्सिटी एक्ट या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के सेक्शन नंबर 2B में डिफाइन है। कहाँ पर डिफाइन है दोस्तों? सेक्शन नंबर 2B में, सेक्शन 2B में। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको समझिए, ये क्या कहना चाह रहे हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज द वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। मतलब कि अर्थ में जो जीवन है, जो लाइफ है, उसमें आपने देखा होगा सब में अलग अलग तरह की वैरायटी है, अलग अलग डाइवर्सिटी है, मतलब कि विविधता है। इसी को हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। और ये अलग अलग 3 लेवल पे हो सकती है। जेनेटिक हो सकती है, स्पीशीज हो सकती है, या फिर इकोसिस्टम हो सकता है। जेनेटिक की बात करें तो आपने देखा ही होगा दोस्तों, हर जैसे ह्यूमन बींग्स का एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, बायोडाइवर्सिटी इज अ मेजर ऑफ वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल, स्पीशीज लेवल एंड इकोसिस्टम लेवल। सो बेसिकली यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी हम 3 लेवल में मेजर करते हैं। नंबर 1 जेनेटिक है, नंबर 1 हमारा जेनेटिक लेवल पे, नंबर 2 स्पीशीज लेवल पे, स्पीशीज लेवल पे, नंबर 3 आपका इकोसिस्टम लेवल पे। ठीक है, अब देखिए जेनेटिक की अगर हम बात करें तो देखिए आपने भी देखा होगा कि हर ह्यूमन बींग्स का आप देखिए सबका डीएनए सबका अलग होता है, सबकी संरचना अलग होती है, सबकी दिखावट अलग है। मतलब देखिए आप कितने सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं, सब में कहीं ना कहीं आपको विविधता मिलेगी। हर एक सिंगल इंडिविजुअल किसी से भी मैच नहीं करेगा, ना तो उसका ब्लड ग्रुप मैच करेगा, ना ब्लड मैच करेगा, ना उसका डीएनए मैच करेगा, ना उसके टिश्यूज मैच करेंगे, कुछ भी मैच नहीं करेगा, सब कुछ डिफरेंट होगा। या आप दूसरा एग्जाम्पल, आप फ्रूट्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं मैंगो का। जैसे मैंगो में देखिए कितनी अलग अलग तरह की वेराइटीज़ होती हैं, इसी को हम बोलते हैं डाइवर्सिटी या वेरिएबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, विविधता। तो ये जेनेटिक लेवल पे हो गया। स्पीशीज़ लेवल पे आप ये देखिए अलग अलग स्पीशीज़ है। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं फॉरेस्ट का, ये जंगल में कितने सारे एनिमल्स होते हैं। आप देखिए लॉयन अलग है स्पीशीज़ है ना, एलिफेंट अलग स्पीशीज़ है। इसके अलावा आप पेड़ पौधों का एग्जाम्पल ले सकते हैं, अलग अलग कितनी स्पीशीज़ है। मतलब स्पीशीज़ में डाइवर्सिटी है, वहाँ पर भी विविधता है। उसके बाद इकोसिस्टम में बात करते हैं तो हर जगह का अपना अलग अलग इकोसिस्टम होता है। जैसे रेगिस्तान का अलग इकोसिस्टम है, समुद्र का अलग इकोसिस्टम है, ओशियन का, या आप एग्जाम्पल ले सकते हैं फॉरेस्ट का, उनका अलग इकोसिस्टम है। तो बेसिकली बायोडाइवर्सिटी 3 लेवल पे मेजर करी जाती है। और बायोडाइवर्सिटी होता क्या है? बायोडाइवर्सिटी मतलब कि पृथ्वी पर जो जीवन है उसमें जो विविधता है उसे ही हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। और ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये डिफाइन है सेक्शन नंबर 2B में, वहाँ पर ये डेफिनेशन लिखी है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मीन्स द वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जीवित जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं
उनके अंदर जो वेरिएबिलिटी पाई जाती है उसमें फ्रॉम ऑल सोर्सेज एंड द इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ विच दे आर पार्ट एंड इंक्लूड्स डाइवर्सिटी विद इन स्पीशीज और बिटवीन स्पीशीज एंड ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, जो मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाया है बस वही उसकी यहाँ पर डेफिनेशन लिखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारा आता है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज आप खुद ही समझ सकते हैं। जैसे आपको पता है नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं हमारे। नेचुरल रिसोर्सेज एयर है, वाटर है ना, और ये सब क्या है हमारे, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज है। ऐसे ही बायोलॉजिकल रिसोर्सेज होते हैं। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज ये शब्द की डेफिनेशन डिफाइन है सेक्शन नंबर 2C में। ये क्यों मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, अभी आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये हमारे काम आएगा। मैं आपको अभी लास्ट में समझाऊंगा इसको। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज अभी सिर्फ समझिए कि ये होते क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझिए। ये तो इन्होंने एक्चुअल जो वहाँ पर डेफिनेशन लिखी है एक्ट में वो मैंने यहाँ पे लिखा है। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज मीन्स प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब कि आपका सूक्ष्म जीव जिसे हिंदी में बोलते हैं, और पार्ट्स या फिर इनके पार्ट्स हो सकते हैं, देयर ऑफ दियर जेनेटिक मटेरियल एंड बाई प्रोडक्ट्स एक्सक्लूडिंग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स विद एक्चुअल और पोटेंशियल यूज और वैल्यू बट डज नॉट इंक्लूड ह्यूमन जेनेटिक मटेरियल। पहली चीज़, दो चीज़ ये समझिए, मैं आपको इसको आसान लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। ये डेफिनेशन लिखी, इसको अभी आप भूल जाइए। यहाँ पर दो चीज़ें लिखी हुई हैं, इन्होंने लिखा है एक्सक्लूडिंग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स एंड डज नॉट इंक्लूड ह्यूमन जेनेटिक मटेरियल। पहली चीज़ ये समझिए, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज में वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स क्या हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका मेडिसिन हो गई, या मान लीजिए आपका कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। अब बात आती है ह्यूमन जेनेटिक मटेरियल। ह्यूमन जेनेटिक मटेरियल मतलब ह्यूमन जीन से रिलेटेड, जैसे आपका डीएनए हो गया, टिश्यूज़ हो गया, आपका ब्लड हो गया, ये सब क्या है, ये सब आपके बायोलॉजिकल रिसोर्सेज में इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। ठीक, अब समझते हैं इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। यहाँ नीचे लिखा हुआ है लिविंग ऑर्गेनिजम्स obtained from nature or their parts which have actual or potential use or value for humans are called biological resources। मतलब कि नेचर से जो हमें प्राप्त होते हैं, नेचर से प्राप्त होते हैं जो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि जीवित संसाधन जिसे बोलते हैं, या तो ये इनके पार्ट्स भी हो सकते हैं जिनका हम एक्चुअल मतलब कि वास्तविक और पोटेंशियल यूज़ कर सकते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। ठीक, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। अब आप बोलेंगे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का आप हमें एग्जाम्पल से समझाइए, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज क्या होते हैं। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं बेटा, ऐसे ही बायोलॉजिकल रिसोर्सेज होते हैं। जैसे आपका पेड़ पौधे हो गए, प्लांट्स हो गए, ये सब क्या है, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज ही तो हैं। आपके प्रयोग में ही तो आ रहे हैं, आपके यूज़ में ही तो आ रहे हैं। जानवर हो सकते हैं, है ना, काऊ हो सकती है। अब आप बोलेंगे आप जानवर हमारे किस यूज़ में आ रहा है, काऊ होती है, बफेलो होती है, मिल्क आता है, यूज़ करता है, कौन करता है, ह्यूमन बींग्स, तो हमारे काम आते हैं। ये सब क्या है, ये सब बायोलॉजिकल रिसोर्सेज है। इनके पार्ट्स हो सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई प्लांट्स है, प्लांट्स मान लीजिए इनके पार्ट्स आपके कैसे यूज़ आ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई सीड हो सकता है, बीज हो सकता है ना, कोई उसकी जड़ काम आती है। किसी किसी ने आपने देखा होगा जो छाल होती है ऊपर की, वो भी आपका काम आती है, दवाइयाँ बनती हैं उससे। लेकिन एक चीज़ और मैंने यहाँ पे आपको बोली थी, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स यहाँ पर इंक्लूड नहीं है। जैसे कि मेडिसिन अगर बन गई है तो ये बायोलॉजिकल रिसोर्सेज नहीं माना जाएगा। तो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज वो ऐसे क्या बोल सकते हैं हम, जीवित संसाधन होते हैं जो हमें प्रकृति से, नेचर से प्राप्त होते हैं। इनके पार्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, सीड हो सकता है, आपका जड़ हो सकती है, उसकी मतलब आप उसका जो यूज़ कर सकते हैं उसके पार्ट्स का। ठीक है, ऐसे ही एनिमल्स हो सकते हैं, सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं हमारे, जिन्हें हम सूक्ष्म जीव हिंदी में बोलते हैं। डीएनए या फिर आपका जो जीन्स हैं ये हो सकते हैं, या फिर इनके बाई प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इन्हें हम बोलते हैं बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। यहाँ तक पिक्चर एकदम क्लियर है सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सबको समझ में आया होगा। ठीक है, और वैसे भी जो हमारा बायोडाइवर्सिटी एक्ट है, बेसिकली ये ह्यूमन डीएनए के बारे में बात नहीं करता, ये किसके कंजर्वेशन की बात करता है, ये सिर्फ और सिर्फ बात करता है पेड़ पौधे हो गए, प्लांट्स हो गए, ठीक है, आपके एनिमल्स हो गए और आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए। ये बेसिकली इन्हीं के कंजर्वेशन की बात करता है बायोडाइवर्सिटी एक्ट। ठीक, यहाँ तक पिक्चर क्लियर है, आगे चलते हैं। अब देखिए बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन। आखिरकार ये बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये भी जानना ज़रूरी है कि बायोडाइवर्सिटी जो कन्वेंशन है, हमें इसकी ज़रूरत आखिरकार पड़ी क्यों। देखिए दोस्तों, रियो डी जेनेरियो, ये आपको पता है कहाँ पर है, ये आप सबको पता है कि ये है ब्राज़ील में। यहाँ पर रियो डी जेनेरियो, मैं लिख दे रहा हूँ, रियो डी जेनेरियो, ठीक है, ब्राज़ील में, ब्राज़ील में। यहाँ पर दोस्तों 22 मई 1992 को, 22 मई 1992 को एक समिट होती है, 22 मई 1992 को, जिसे बोला जाता है अर्थ समिट। अर्थ समिट,
ठीक है। इस समिट के दौरान यहाँ पर एक एग्रीमेंट किया जाता है, यहाँ पर एक एग्रीमेंट किया जाता है इस समिट में, और इस एग्रीमेंट का नाम दे दिया जाता है बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन, या फिर हम ये बोलें कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन दे दिया जाता है, या फिर नाम दे दिया जाता है कन्वेंशन ऑन, एक ही चीज़ है, कुछ भी अलग नहीं है, ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यहां तक आपको बात समझ में। अब ये क्यों किया गया था? टू प्रोटेक्ट नेचर, मतलब जो ये बायोडाइवर्सिटी है इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एग्रीमेंट किया गया था। अब ये एग्रीमेंट तो हो गया, लेकिन ये कब से लागू हुआ, क्या आपको ये पता है? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखिए, एग्रीमेंट बन जाता है, फिर क्या होता है, एग्रीमेंट का रेटिफिकेशन कब होता है, मतलब उसका अनुमोदन या उसे लागू कब किया जाता है? जब उसमें जो जितनी उनकी जो कंडीशन होती है उतने मेंबर कंट्रीज उसको साइन कर लेते हैं, उसके बाद ही उसे रेटिफाई किया जाता है। तो इसमें 193 मेंबर्स कंट्रीज़ ने, 193 कंट्रीज़ जब इसके मेंबर बने, इन 193 कंट्रीज़ ने इस पर जब साइन किया, उसके बाद फाइनली 29 दिसंबर 1993 को ये लागू हो गया। अब इसके लागू होने से क्या हुआ? 29 दिसंबर 1993 को ये लागू हो गया। अब इसके लागू होने से क्या हुआ? इसके लागू होने से ये हुआ कि फिर हर एक कंट्री को अपनी अपनी ज़रूरत समझ में आने लगी। हर एक कंट्री को ये लगा कि अब हमको इंटरनेशनल कंप्लायंस या इंटरनेशनल नॉर्म्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें हमें फॉलो करनी पड़ेंगी, इसलिए ये आपका बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन हुआ। अब देखिए, पहली चीज़ तो ये कि इसका मेन पर्पस क्या था बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन का, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ताकि जो है आपका बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन हो सके, मतलब कि उनका संरक्षण हो चुके, और जो भी है आपका, जितने भी आपका जो हमारे जैव संसाधन जिसे हम बोलते हैं बेसिकली, है ना, इनका जो है आपका क्या है, जो मान लीजिए डेवलपमेंट कंट्रीज़, कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, कुछ डेवलपिंग नेशन थे, तो उनको प्रॉपर फेयर, मतलब उनको एडवांटेज नहीं मिल रहा था, है ना, उनको जो क्या बोलते हैं प्रॉफिट भी बराबर नहीं मिल रहा था। तो इस वजह से इन सब सारी चीज़ों को देखते हुए ये समझौता किया गया, और ये समझौता होने के बाद, क्योंकि आपको भी पता उस टाइम पर क्या हो रहा था, बहुत तेज़ी से जो है बायोडाइवर्सिटी बहुत तेज़ी से नष्ट हो रही थी, है ना। और जो मैंने आपको बताया, जो डेवलपिंग नेशन थे, उनको जो है क्या बोलते हैं, ये जो भी हमारे जो संसाधन थे, इनका उपयोग तो किया जा रहा था, लेकिन प्रॉपर उनको उसका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था। तो इन सब के लिए एक मतलब विश्व लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे एक एग्रीमेंट की ज़रूरत थी, उसके लिए फाइनली बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन ये आपका बनाया गया। अब बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन बन गया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हर एक कंट्री को इसकी ज़रूरत पड़ी। उन्होंने बोला कि अब भैया हमको तो इसको फॉलो करना पड़ेगा, इसके जो भी नॉर्म्स हैं, इसके जो भी कंप्लायंस हैं, फॉलो करने पड़ेंगे। तो इसी को देखते हुए हर एक कंट्री ने अपने अपने एक्ट बना लिए। उसी में भारत ने अपना एक्ट बना दिया, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, ठीक है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 ये किसने बना दिया? ये भारत ने बना दिया। अब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 जब बन गया, तो अब हम बात करते हैं कि ये जो एक्ट हमारा बना है, इस एक्ट में कितने चैप्टर्स हैं, कितने हमारे सेक्शंस हैं, और इससे रिलेटेड क्या कोई रूल्स भी आया है? जी हाँ दोस्तों, बायोलॉजिकल रूल्स भी आया है इससे रिलेटेड। उसमें हमारे टोटल कितने रूल्स हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे इन पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, बायोडाइवर्सिटी एक्ट या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, ठीक है। 12 चैप्टर्स, 12 चैप्टर्स, और आपके 65 यहाँ पर सेक्शंस, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी रूल्स की। तो बायोडाइवर्सिटी रूल्स, इसमें टोटल हमारे कितने रूल्स हैं? इसमें दोस्तों हमारे रूल्स हैं 24, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी रूल्स 2004। अब अगर हम अमेंडमेंट की बात करें तो दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी एक्ट में एक अमेंडमेंट हुआ है 2023 में, ठीक है। यही एक मेजर अमेंडमेंट था। और बायोडाइवर्सिटी रूल्स 2004 में, इसमें भी आपका एक अमेंडमेंट हुआ है 2024 में, ये भी मेजर अमेंडमेंट था। और यहाँ पर जो ये 24 हैं, ये क्या है दोस्तों? ये 24 रूल्स हैं,
इसमें कोई चैप्टर्स वगैरह इसमें नोटिफाई नहीं किए गए, चैप्टर्स वगैरह नहीं बताए गए। तो ये हमारा बायोडाइवर्सिटी एक्ट और ये हमारा बायोडाइवर्सिटी रूल्स है। बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में आया। आपको पता है कि एक्ट बिना रूल्स के काम नहीं कर सकते हैं, तो रूल्स भी उसके बाद आए। बायोडाइवर्सिटी रूल्स 2004 में, ये दोनों में मेजर डिफरेंस था। अब आगे बात करते हैं दोस्तों हम इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स ऑन बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन, कौन कौन से इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हुए। तो आप सबको पता है कि एक ही हमारा इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ है, बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन, जो कि आपका 29 दिसंबर 1993 को लागू हो गया था। 29 दिसंबर 1993 को। और क्यों हुआ था? विद अ फोकस ऑन द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एग्जिस्टिंग वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जितने भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज थे उनको प्रोटेक्ट करना था, उनको कंजर्व करना था। इसके लिए बेसिकली हमारा इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ। अब ये एग्रीमेंट बेसिकली दो अलग प्रोटोकॉल एग्रीमेंट्स में डिवाइड किया गया। एक है हमारा कार्टेजिना प्रोटोकॉल। कार्टेजिना प्रोटोकॉल आपका जो है कोलंबिया में है। कार्टेजिना एक जगह है कोलंबिया में, कोलंबिया में एक जगह है, और आपका नागोया ये आपका जापान में जगह है। ठीक है। अब ये दो जो प्रोटोकॉल है, बेसिकली इन एग्रीमेंट्स को दो प्रोटोकॉल में अलग अलग डिवाइड किया गया है। कार्टेजिना प्रोटोकॉल ये आपका लागू हुआ है 2003 में, और नागोया प्रोटोकॉल ये आपका लागू हुआ है 2014 में, 2014 में। अब देखिए इसमें क्या मेन प्रॉब्लम था। बेसिकली कार्टेजिना प्रोटोकॉल जो ये किसके लिए आया था? ये बायोसेफ्टी इश्यूज़ के लिए आया था, मतलब कि हमारी जैव जो सुरक्षा है उससे संबंधित था। और जो दूसरा आया था नागोया प्रोटोकॉल, दिस इज मेनली फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग एवेन्यूज फॉर एक्सेस टू नॉलेज एंड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। मतलब कि बेसिकली क्या था, जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज था, पारंपरिक ज्ञान या फिर जैविक संसाधन, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, उन तक पहुंचने के लिए या उन तक पहुंच बनाने के लिए बेसिकली ये प्रोटोकॉल हुआ था। मतलब जैसे मान लीजिए अगर कोई कंट्री है, ठीक है, वो अपनी कंट्री किसी एक कंट्री से दूसरे कंट्री का, मान लीजिए कोई बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का या ट्रेडिशनल नॉलेज का अगर क्या बोलते हैं यूज़ करता है, तो इस प्रोटोकॉल के तहत उस देश को जो आपका जो बेनिफिट होगा उसमें बराबर हिस्सेदारी देनी होगी। ये बेसिकली नागोया प्रोटोकॉल था। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। मेनली जो आपका इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हुआ था वो था बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन या बायोलॉजिकल कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे बायोडाइवर्सिटी एक्ट की। तो मैंने आपको जैसा कि बताया, इसमें दोस्तों हमारे टोटल 12 चैप्टर्स हैं, 12 चैप्टर्स हैं हमारे, और 65 हमारे इसमें सेक्शंस हैं, 65 हमारे इसमें सेक्शंस हैं, और एक अमेंडमेंट हुआ है। ठीक है, 1 अमेंडमेंट 2023 में, यही मेजर अमेंडमेंट था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इन ऑर्डर टू इनेक्ट द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टेब्लिश्ड। इस एक्ट को लागू करने के लिए भारत सरकार ने क्या चीज़ें इस्टेब्लिश करी, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, एनबीए, नेशनल लेवल पे ये बनाया। स्टेट लेवल पे क्या बनाया? स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स, एसबीबी। और लोकल लेवल पे बनाया बायोलॉजिकल मैनेजमेंट कमिटीज़, बायोलॉजिकल मैनेजमेंट कमिटीज़। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बोला होगा बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़, वो बायोलॉजिकल मैनेजमेंट कमिटीज़ है। बेसिकली इसका एब्रीविएशन ये है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, नीचे आप उसको पढ़िए। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, अगर आप एनबीए की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर जो आज की डेट में, मतलब जो आप जब उसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो वहाँ पर जो डेटा दिया गया है वो दिया गया है 31 जुलाई 2025 तक का अपडेटेड डेटा। मतलब जो लास्ट अपडेट हुआ है वो 31 जुलाई 2025, और उसके अकॉर्डिंग जो टोटल भारत में हमारे बीएमसी हैं वो हैं 2,76,653 बायोलॉजिकल मैनेजमेंट कमिटीज़। अब इनका काम क्या होता है, थोड़ा इसको समझिए। देखिए नीचे लिखा हुआ है एनबीए हैज़ ऑथराइज्ड, एनबीए यानी कि हमारा नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, इसने क्या आपको ऑथराइज किया हुआ है? इसने ये ऑथराइज किया हुआ है कि बीएमसीज टू क्रिएट पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। इसने बीएमसी को, मतलब बायोलॉजिकल मैनेजमेंट कमेटी को ये ऑथराइज किया हुआ है, ये ऑथराइजेशन दिया हुआ है कि आप क्या बोलते हैं, पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर को आप मेंटेन करें, इसको बना करके, विच इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स एन इन्वेंट्री ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड नॉलेज अवेलेबल एट द लोकल लेवल कवर्ड अंडर बीएमसी। मतलब कि इस रजिस्टर के अंदर ये जितने भी हमारे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं या जो भी नॉलेज है, हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज वगैरह हो सकते हैं, वो सब को मेंटेन करके आपको रखना है पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर में। यहाँ तक बात समझ में आ गई? मतलब कि जैसे मान लीजिए आपका जो भी एरिया है, मान लीजिए ये काम किसको दिया जाता है? स्टेट को दिया जाता है। और ये क्या है, बीएमसी ने ऑलरेडी ऑथराइज कर रखा है, एनबीए ने बीएमसी को ऑलरेडी ऑथराइज कर रखा है, और ये स्टेट लेवल पे होता है। मतलब कि कोई मान लीजिए स्पेसिफिक कोई मान लीजिए कोई जगह है, ठीक है, तो वहाँ पे मान लीजिए कोई भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज है, कितने पेड़ पौधे हैं, कितने आपकी क्या बोलते हैं, जैसे औषधि जो वनस्पतियाँ होती हैं वो कितनी हैं, कौन कौन से जीव जंतु, इनका सबका रिकॉर्ड रखना होगा पीपल्स बायोडाइवर्सिटी
रजिस्टर में। ये एनबीए ने ऑथराइज किया हुआ है बीएमसी को, बायोलॉजिकल मैनेजमेंट कमेटीज़ को, ठीक है। अब देखिए क्या चीज़, इसका फ़र्क क्या पड़ता है, क्यों ये रिकॉर्ड रखना है। दीज बॉडीज ऑल्सो अपोज द ग्रांट ऑफ आईपी बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल रिसोर्स और ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ इंडिया इन द फॉरेन कंट्री एंड इन फैक्ट प्रोहिबिट्स द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया टू एनी अदर कंट्री विदाउट प्रायर अप्रूवल। अब इसका क्या मतलब, मान लीजिए कोई फॉरेनर है, मान लीजिए भारत में, वो अगर मान लीजिए पेटेंट लेना चाहता है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज या फिर आपका ट्रेडिशनल नॉलेज के आधार पर कोई भी पेटेंट लेना चाहता है, ठीक है, या कोशिश करता है, तो ये जो आपकी कमिटीज़ हैं ये उसका अपोज कर सकती हैं। ये क्या कर सकती हैं, ये उसका अपोज कर सकती हैं। इसके मान लीजिए इसके साथ साथ जो भी हमारे बायोलॉजिकल जो रिसोर्सेज है, इनका किसी दूसरी कंट्री में जो है आपका ट्रांसफ़र होता है अगर, तो उसको भी रोक सकती हैं। तो ये सब काम किया जाता है, किसको दिया जाता है, बायोलॉजिकल मैनेजमेंट कमिटीज़ को। इसीलिए जो है आपका क्या बोलते हैं, इनका रजिस्टर रखना पड़ता है जिसमें ये सारा रिकॉर्ड रखते हैं। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, दीज बॉडीज ऑल्सो हेल्प इन रिकॉग्नाइजिंग बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स इन इंडिया दैट पजेस रिच बायोडाइवर्सिटी। मतलब कि जहाँ पे बहुत अधिक बायोडाइवर्सिटी होती, जैव विविधता पाई जाती है, तो ये जो हमारी मैनेजमेंट कमिटीज़ हैं ये ऐसी जगहों का भी पहचान करती हैं। और आपको पता होना चाहिए आज की डेट में भारत में बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स कितनी हैं, टोटल हैं हमारी 49। तो इसलिए बीएमसी को बनाना और बीएमसी के अंडर में ये रजिस्टर को मेंटेन करना ये बहुत ज़रूरी है। इससे बहुत कुछ मदद मिलती है। कोई फॉरेन कंट्री में भी मान लीजिए कोई पेटेंट कराना चाहे तो उसको भी रोका जा सकता है। इसके साथ साथ हमारे भारत के बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के दूसरी कंट्री में ट्रांसफ़र करने से भी रोका जा सकता है। इसके अलावा कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी, ये सब पहचानने का काम भी कौन करता है, ये सब पूरा हमारा करती है बीएमसी। और इसको रिकॉर्ड कहाँ रखते हैं, मेंटेन कहाँ रखते हैं, वो रखते हैं पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर में, ठीक है, पीबीआर में। और आज की डेट में भारत में 2,76,653 बीएमसीज ऑपरेशनल हैं, काम कर रही हैं, ठीक है। और ये स्टेट लेवल पे बनाई जाती हैं, लोकल लेवल पे रहती हैं बेसिकली, बट ये काम किसका होता है, ये काम दिया जाता है स्टेट को, बेसिकली स्टेट के अंडर में ही आता है, स्टेट मतलब स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में। सो हमारा आज का जो क्लास था उसमें हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। नेक्स्ट क्लास में देखिए अभी आगे फिर यही सारी चीज़ें हैं, हम लोग आगे इसको और डिटेल में पढ़ेंगे।